हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सर्किल को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सर्किल के कंप्लीट थ्योरी को देखेंगे। इसको करने के बाद आपको सर्किल से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए, अगर हम बात करें सर्किल का, तो यह अगर हमारा कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल हम लोग बोलते किसको है, तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए अनंत बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वही आपका वृत्त कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर यह कोई बिंदु है तो इससे समान दूरी पर अगर इस प्रकार से बिंदुओं का बिंदु पथ हम बना दे एक समान दूरी पर, तो यही कंप्लीट होने के बाद क्या बनता है, यही कंप्लीट होने के बाद आपका वृत्त बनता है। ओके, चलिए अब आगे देखिएगा, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यह यहाँ पे जो आपको एक लाइन के रूप में दिख रहा है, वास्तव में यह लाइन नहीं है, यह क्या है, यह आपका बिंदु इस तरीके से है ना, इतना करीब खींचा गया है कि हमें क्या दिख रहा है, हमें एक लाइन के रूप में यह दिख रहा है। आगे देखिए, अब यह वाला जो पार्ट है, बाहर वाला पार्ट, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। परिधि को हम लोग P से डिनोट करेंगे। P फॉर आपका होता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर का ही हिंदी होता है परिधि। आगे देखिए, वृत्त के भीतर स्थित जिस बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी समान, वह कहलाता है केंद्र बिंदु। यह क्या कहलाएगा, केंद्र बिंदु। और केंद्र बिंदु को हमेशा हम लोग डिनोट करेंगे O से। यह क्या है, हमारा केंद्र बिंदु है, यानी कि सेंटर है। ठीक है, यह हमारा केंद्र बिंदु है, यानी कि सेंटर है। आगे देखिए, अगर केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दे, परिधि के किसी बिंदु को मिला देंगे, यही आपका कहलाएगा त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, R से। R फॉर आपका होता है रेडियस। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। यह हमारा अगर कोई सर्कल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे परिधि। ठीक है, यह क्या कहलाएगा, यह आपका कहलाएगा परिधि। वास्तव में यह लाइन नहीं है, छोटा छोटा यहाँ पे बिंदु है, इस तरीके से है कि हमें लाइन के रूप में दिख रहा है, तो यह परिधि कहलाएगा। केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु को मिला देंगे, वही आपका त्रिज्या कहलाएगा। केंद्र बिंदु किसको बोलेंगे, वृत्त के भीतर स्थित जिस बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी समान होगा, वही आपका कहलाता है केंद्र बिंदु। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, एक एक थ्योरी को बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीवा क्या होता है। गौर से देखिएगा, यह अगर हमारा कोई सर्किल है तो परिधि के किसी दो बिंदु को अगर मिला दे, मान लीजिए कि यहाँ पे परिधि है, इसके दो बिंदु को हम मिला दिए, पहला बिंदु यहाँ पे, दूसरा बिंदु यहाँ पे, अगर इसको हम मिला देंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा जीवा। और जीवा को हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉर्ड बोलते हैं, CHORD, यह आपका कॉर्ड कहलाएगा। फिर से समझिएगा, जीवा किसको बोलेंगे, परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा। जैसे यह हमारा कोई सर्किल है तो परिधि के किसी दो बिंदु को मिला देंगे, यही क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। और अगर कोई जीवा केंद्र बिंदु से होकर के गुजरे तो वह सबसे लंबी जीवा होगी। सबसे लंबी जीवा तो वही होगी ना जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे। देखिए, परिधि के दो बिंदु को मिलाया और साथ में केंद्र बिंदु से होकर के गुजरा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। व्यास को हम लोग D से दर्शाते हैं, D फॉर डायमीटर, डायमीटर का ही हिंदी होता है व्यास। तो परिधि, यहाँ पे गौर से देखिएगा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन होगी, जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगा, और वैसी जीवा सबसे बड़ी जीवा होगी, और साथ में यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका व्यास कहलाता है। दूसरी चीज कि जैसे ही वृत्त में कोई जीवा खींचते हैं, वैसे ही यह वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है। तो इस वाले हिस्सा को हम लोग बोलेंगे, देखिए यह दोनों का दोनों दो वृत्त खंड में बट गया। यह वृत्त खंड, वृत्त का दो खंड हो गया, यह छोटा लघु वृत्त खंड कहलाएगा, और यह आपका कहलाएगा दीर्घ वृत्त खंड। इसको छोटा वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड, और बड़े वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, बड़े वाले को हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखिए, आगे जो कुछ और टर्म हम लोग को पहले जानना है उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे इसके थ्योरी के ऊपर। अगला टर्म है आपका तिर्यखंड। तिर्यखंड देखिए किसको बोलते हैं, जैसे यह हमारा अगर कोई सर्किल है, ठीक है, यह हमारा अगर कोई सर्किल है, यहाँ पे केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से परिधि मिला देंगे त्रिज्या होगा, केंद्र बिंदु से परिधि मिला देंगे त्रिज्या होगा। यह अगर चाप आपका AB है, यहाँ पे केंद्र बिंदु है वो, तो यही आपका OAB, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है तिर्यखंड या फिर सेक्टर। देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र, इसको हम लोग चाप बोलते हैं। परिधि के किसी दो बिंदु को चाप बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा सर्किल है, तो यह पूरा का पूरा क्या है, यह पूरा का पूरा परिधि है, और परिधि का कोई दो बिंदु, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे, तो यही क्या कहलाएगा, यही चाप कहलाएगा। परिधि के किसी दो बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही आपका कहलाता है चाप।
तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि किन्हीं दो त्रिज्या और एक चाप से जो घिरा क्षेत्र होता है वही आपका कहलाता है त्रिज्यखंड। अभी जस्ट हम लोग वृत्तखंड देखे थे, जैसे ही जीवा खींचते हैं उसमें क्या हो जाता है आपका वृत्तखंड बन जाता है, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड बन जाता है। अगला है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट देखिएगा क्या होता है, अभी जो टर्म आगे हम लोग यूज करने वाले हैं उससे आपका हम परिचय करा रहे हैं, थ्योरी अभी नहीं शुरू हुआ है। टेंजेंट किसको बोलेंगे गौर से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई सर्किल है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोई सर्किल है। अगर कोई ऐसी रेखा है जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करे तो यही आपका कहलाता है स्पर्श रेखा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे टेंजेंट बोलेंगे। स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे, ऐसी रेखा जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करे। अगर कोई रेखा इस तरीके से जाएगा तो इसको हम लोग स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, क्योंकि यह वृत्त को क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है। जो वृत्त को बाहर से किसी एक बिंदु पर, एक ही बिंदु पे यह स्पर्श किया है, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता हुआ जाए वह आपका कहलाता है स्पर्श रेखा। तो यह सब टर्म आपका अभी तक क्लियर हो चुका है। देखिए हम लोग केंद्र बिंदु किसको बोलेंगे, वृत्त के भीतर स्थित जिस बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी समान होगा वह केंद्र बिंदु कहलाएगा। इसको हम लोग परिधि बोलेंगे। केंद्र बिंदु से परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। त्रिज्या का 2 गुना आपका क्या होता है, व्यास होता है। परिधि के किसी 2 बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होता है वह आपका जीवा कहलाता है, और परिधि का कोई 2 बिंदु जो होता है वह आपका क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। आगे चलिए, जैसे ही जीवा हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, पूरा वृत्त 2 भागों में बढ़ जाता है। एक को हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड, दूसरा को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। बड़ा वाला दीर्घ, छोटा वाला लघु वृत्तखंड कहलाएगा। और ऐसी जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे वह सबसे लंबी जीवा होगी, और वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होता है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं, यानी कि डायमीटर बोलते हैं, जो कि आपका त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसके अलावा आपने क्या देखा, तिर्यखंड किसको बोलेंगे। तिर्यखंड का डेफिनेशन देखिए, 2 त्रिज्या और एक चाप, 2 त्रिज्या और एक चाप से घिरा क्षेत्र जो होता है वही आपका तिर्यखंड कहलाता है। वृत्तखंड देख चुके हैं। स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे, वैसी रेखा जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करेगा वह कहलाएगा स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा से रिलेटेड कुछ और थ्योरी जान लीजिए, गौर से देखिए। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे। उभयनिष्ठ का अंग्रेजी क्या होता है, कॉमन। कॉमन का मतलब जो एक से अधिक में होगा वही कॉमन कहलाएगा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी ऐसी स्पर्श रेखा जो एक से अधिक वृत्त में हो। जैसे यहाँ पे देखिए 2 वृत्त है, और इस वृत्त को यहाँ अगर मान लेते हैं पॉइंट P पे स्पर्श किया, और इस वृत्त को पॉइंट Q पे स्पर्श किया, और PQ क्या है आपका, एक रेखा है, और ऐसी रेखा है जो वृत्त को स्पर्श कर रहा है तो स्पर्श रेखा कहलाएगा। और यह दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलेंगे। PQ क्या है, PQ आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, क्योंकि दोनों वृत्त को यह स्पर्श कर रहा है बाहर से। अच्छा, PQ जो है वह सीधा है कि तिरछा, सर PQ तो सीधा है, तो इसको बोलेंगे सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलेंगे, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 2 वृत्त है, और यह जो रेखा है यह दोनों वृत्त को बाहर से स्पर्श किया है। दोनों वृत्त को कहाँ से स्पर्श किया है, बाहर से स्पर्श किया है। तो चूंकि दोनों वृत्त को स्पर्श किया है इसलिए यह भी कहलाएगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। लेकिन चूंकि यह तिरछा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। दोनों को स्पर्श करने के वजह से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और चूंकि तिरछा है इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। यह क्या है, PQ यहाँ पे सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और अगर हम इसको AB लेते हैं तो AB क्या होगा, AB आपका हो जाएगा तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा आप समझ रहे हैं किसको बोलेंगे, वैसी रेखा जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करे। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे, वैसी स्पर्श रेखा जो 2 वृत्तों को स्पर्श करे। और अगर सीधा होगा तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और अगर तिरछी होगा तो तिरछा होगा तो तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तिरछा को हम लोग ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो आपका स्पर्श रेखा है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। 4 कंडीशन है, 4 केस है। पहला केस, अगर 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करे, ठीक है, अगर 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं किया है। मान लीजिए इस तरीके से हम खींच लेते हैं, यहाँ पे एक वृत्त है और यह हमारा दूसरा वृत्त है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं किया है। अब कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इसके ऊपर, तो एक तो ऊपर से, एक हम लोग खींच सकते हैं नीचे से, 2 हो गया, एक इस तरीके से 3 हो गया, और एक इस तरीके से 4 हो गया। यानी जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करे तो उसके ऊपर कुल मिला के 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए,
अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे, अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे, उस केस में देखिए एक स्पर्श रेखा ऊपर से, एक स्पर्श रेखा नीचे से, और एक स्पर्श रेखा जो है वह कहां से खींच सकते हैं, बीच से खींच सकते हैं। यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कब? जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे, उस केस में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का संख्या कितना होगा, 3 हो जाएगा। आगे चलिए, अब यहां पे क्या है, दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा, बीच वाला तो नहीं आ पाएगा। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को काटे, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद करे, देखिए अंतः स्पर्श करे, जैसे यहाँ पे एक वृत्त आपका क्या है, बाहर में है, और एक वृत्त यहाँ पे अंदर में है, मतलब अंतः स्पर्श किया है, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श किया है, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना खींचा जा सकता है, केवल एक। यह जो स्पर्श रेखा है वह इस वृत्त को भी बाहर से स्पर्श किया है, इसको भी, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गया, लेकिन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम लोग अधिकतम कितना खींच सकते हैं, 4 खींच सकते हैं, एक ऊपर से, एक नीचे से और 2 तिरछा। अगर स्पर्श करे तो 3 खींच सकते हैं, एक ऊपर से, एक नीचे से और एक बीच में। अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, उस केस में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या केवल 2 होगा, और अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या केवल 1 होगा। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग थ्योरीज के ऊपर, बारी बारी से सभी थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी नंबर पहला देखिएगा क्या है, ठीक है। हर एक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर अच्छी तरह से थ्योरी आप समझ जाते हैं तो फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सोल्व करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। ओके, पहला थ्योरी देखिए क्या है, किसी भी चाप के द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी चाप के द्वारा उसी तरफ परिधि पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है। जैसे यहाँ देखिए ए बी चाप है, ए बी क्या है, हमारा चाप है, ठीक है। परिधि के किसी दो बिंदु को हम लोग चाप बोलते हैं, तो ए और बी क्या है, परिधि का बिंदु, दो बिंदु है, यह चाप कहलाएगा। अच्छा, इस चाप के द्वारा एक कोण कहाँ पे बना है, केंद्र बिंदु पे। देख लीजिए, इसी चाप के द्वारा ना एक कोण केंद्र बिंदु पे बना है, इस कोण यहाँ पे एक कोण बना है, ठीक है। और इसी चाप के द्वारा एक कोण आपका कहाँ पे बना है, परिधि पे बना है। गौर से देखिएगा इस दोनों कोण को, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि अभी थ्योरी की हम लोग शुरुआत ही किए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चाप ए बी के द्वारा एक कोण बनाया गया है केंद्र बिंदु पर, ओ से हमेशा हम लोग केंद्र बिंदु को दर्शाते हैं, और एक कोण बनाया गया है कहाँ पे, एक कोण बनाया गया है परिधि पे। अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यह वाला कोण बड़ा है और यह कोण छोटा है, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा नुकीला होता जाएगा, और जितना नुकीला होगा एंगल छोटा होता जाएगा, और जितना नीचे आएगा फैलेगा, और जितना फैलेगा एंगल का मान कितना होगा, एंगल का मान उतना ज्यादा होगा। तो ऊपर वाला कोण छोटा होगा, नीचे वाला कोण बड़ा होगा। लेकिन कितना छोटा कितना बड़ा होता है, तो ध्यान रखिएगा कि केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण जो है उसी तरफ परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना। यानी यहाँ पे अगर x डिग्री तो यहाँ पे कितना डिग्री, 2x डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर x डिग्री तो केंद्र बिंदु पे 2x डिग्री का कोण बनेगा। रिलेशन समझ में आ गया। अगर यहाँ पे 40 डिग्री तो यहाँ पे 80 डिग्री, यहाँ पे 70 तो यहाँ पे 140 डिग्री। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में रिवर्स भी दे देगा। अगर केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण दे दिया और परिधि पर वाला कोण पूछेगा तो हम आधा कर लेंगे, सिंपल सा बात है। जब इसका दोगुना यहाँ पे है, इसका मतलब कि इसका आधा यहाँ पे कोण बनेगा। रिलेशन तो क्लियर है। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 100 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे आपका कोण बनेगा 50 डिग्री का। तो यह चीज क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई हमारा सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, यह हमारा सर्कल है। अब कोई भी हम यहाँ पे परिधि का 2 बिंदु ले लेते हैं, यह 2 बिंदु ले लिए। अब इस बिंदु के द्वारा एक कोण हम यहाँ पे बना दिए, ठीक है, एक कोण यहाँ पे बना दिए, और एक कोण हम बना दिए केंद्र बिंदु पर। देखिए यह क्या है, आपका केंद्र बिंदु है, यहाँ पे बना दिए। अब इस दोनों कोण में रिलेशन क्या होगा, गौर से देखिएगा, दोनों कोण में रिलेशन क्या होगा। अगर चाप ए बी ले लेते हैं तो यहाँ जो कोण बना है यह कोण इसी चाप ए बी के द्वारा बना है, और यहाँ पे जो कोण बना है यह कोण इसी चाप ए बी के द्वारा बना है। यह कोण कहाँ पे बना है, परिधि पे, और यह कोण कहाँ पे है, केंद्र बिंदु पे। तो केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना। यहाँ अगर x होगा तो यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल इसके सामने सामने इस तरीके से ही हो। वो आपका थ्योरी क्या है कि परिधि पर बनने वाला कोण उसी तरफ, केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। ध्यान रखिएगा कि इसका नोक ऊपर की ओर है तो इसका भी नोक ऊपर की ओर होना चाहिए, ठीक है। इसका भी नोक देख लीजिए ऊपर की ओर है और इसका नोक भी क्या है, ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर होना चाहिए, मतलब उसी तरफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला थ्योरी क्या था,
कि केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण किसी भी चाप के द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ परिधि पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है। हम चाहे तो इसको इस तरीके से मिला देंगे, यह जीवा हो जाएगा, ठीक है, मिला देंगे तो क्या होगा, जीवा हो जाएगा। इससे भी पता चलेगा, इस जीवा के द्वारा देखिए केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ परिधि पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले थ्योरी में। दूसरा थ्योरी नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला है किसी भी चाप के द्वारा एक ही तरफ परिधि पर बनने वाले कोण आपस में समान होते हैं। किसी भी चाप के द्वारा, यहाँ पे चाप क्या है आपका, चाप है ए बी। अच्छा, यह चाप जो है कोण कौन कौन सा कोण बनाया है, तो एक कोण देख लीजिए यहाँ पे बनाया है, ठीक है, एक कोण आपका यहाँ पे बनाया है। मान लेते हैं कि इस कोण का माप x है, और इसी चाप को देखिए दूसरा कोण कौन सा बनाया है, यही चाप, चाप ए बी। यह वाला जो कोण है वह किस चाप के द्वारा बनाया गया, ए बी के द्वारा। तो चाप ए बी जो है वह परिधि पर दो कोण बनाया है, एक कोण m बनाया है, दूसरा कोण n बनाया है। इस दोनों कोण का माप आपस में क्या होगा, दोनों कोण का माप आपस में बराबर हो जाएगा। किसी भी चाप के द्वारा कोई भी चाप जो है परिधि पर एक ही तरफ जितना भी कोण बनाएगा उसका माप आपस में समान होगा, एक ही तरफ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यह हमारा कोई सर्किल है, ठीक है, और कोई चाप ले लेते हैं हम, यह बिंदु हम ले लिए ए और यहाँ पे बिंदु एक हम ले लिए बी। अब इस चाप के द्वारा परिधि पर हम कोण बनाते हैं, एक कोण यहाँ पे बना दिए इसका माप, एक कोण हम यहाँ पे बना दिए इसका माप, एक कोण हम यहाँ पे बना दिए इसका माप। सबका माप क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक ही तरफ देख लीजिए सबका नोक कहाँ है, ऊपर की तरफ ही है, किसी का नोक नीचे की ओर नहीं है, सबका नोक एक ही तरफ है ना, ऊपर की ओर है, मतलब एक ही तरफ है। और सभी का सभी जो कोण है वह ए बी चाप के द्वारा, देख लीजिए यह कोण भी किस चाप के द्वारा, ए बी के द्वारा, इस कोण यह कोण भी किसके द्वारा, ए बी के द्वारा। तो किसी भी चाप के द्वारा परिधि पर एक ही तरफ जितने भी कोण आप बनाओगे ना, सबका माप आपस में बराबर होगा। इसका माप देकर के इसका माप पूछेगा ना, यह 100 डिग्री, यह भी 100 डिग्री, यह 30 डिग्री, यह भी 30 डिग्री, यह 40 डिग्री, यह भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। आगे चलिए, अगला थ्योरी नंबर 3 देखिए, बोला है व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है। समकोण को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, क्या होता है, समकोण यानी कि 90 डिग्री। व्यास के द्वारा, व्यास किसको बोलते हैं, व्यास बोलते हैं वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो केंद्र से होके गुजरेगा वह। अब व्यास के द्वारा अगर परिधि पर कोण बनाया जाए, ध्यान रखिएगा, व्यास के द्वारा अगर परिधि पर कोण बनेगा वह क्या होगा, समकोण होगा। किसी भी तरफ बना लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज को ऐसे भी बोला जाता है कभी कभी कि अर्धवृत्त में बना कोण, जैसे ये आपका अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त में आप कोण बनाइए, अर्धवृत्त में जो कोण बनाइएगा व्यास के द्वारा ही बनेगा, वह समकोण होता है। आपको ध्यान इस चीज को रखना है कि व्यास के द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण। पीछे के थ्योरीज में देखिए, पीछे के थ्योरीज में व्यास के द्वारा कोण नहीं बना है, देख लीजिए, यह तो जीवा के द्वारा बना है, ए बी तो जीवा है, या फिर यहाँ पे क्या है, चाप है, जबकि इस वाले थ्योरी में क्या है आपका, ए बी व्यास है। तो व्यास के द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है। यहाँ पे और देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा कोई सर्कल है और अगर यह इसका व्यास है तो इसके द्वारा, इस व्यास के द्वारा किसी भी तरफ हम कोण बनाए वह कितना डिग्री का बनेगा, वह आपका 90 डिग्री का बनेगा। तो व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण क्या होता है, व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है। आगे चलते हैं अगले थ्योरी में। यहाँ पे देखिए थ्योरी नंबर 4, बोला है वृत्त के भीतर स्थित ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर होगा वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। चक्रीय चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। साइक्लिक यानी कि चक्रीय, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलेंगे, वृत्त के भीतर कोई चतुर्भुज ऐसे है कि उसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर है। ध्यान से सुनिएगा, वृत्त के भीतर कोई चतुर्भुज ऐसे है, वृत्त के भीतर चतुर्भुज होगा वही चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। और इस तरीके से होना चाहिए कि चारों कोना वृत्त के परिधि पर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज। देखिए इसका चारों कोना देखिए, पहला कोना ए वृत्त के परिधि पर है, दूसरा कोना बी वृत्त के परिधि पर है, तीसरा कोना सी वृत्त के परिधि पर है, चौथा कोना डी वृत्त के परिधि पर है। यह क्या कहलाएगा, ABCD चक्रीय चतुर्भुज। यह जो चतुर्भुज है यह आपका कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम कोई केंद्र बिंदु है तो इस तरीके से अगर कोई चतुर्भुज बनाते हैं, देखिएगा इस तरीके से अगर हम कोई चतुर्भुज बनाते हैं, क्या यह हमारा चक्रीय चतुर्भुज होगा। अगर हम इसको ABCD लेते हैं तो क्या ABCD चक्रीय चतुर्भुज होगा, बिल्कुल ABCD आपका एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि चारों कोना इसका चेक करिए कहाँ पे है। पहला कोना वृत्त के परिधि पर, दूसरा कोना वृत्त के परिधि पर, तीसरा कोना वृत्त के परिधि पर, चौथा कोना भी वृत्त के परिधि पर है। तो यह भी हमारा क्या कहलाएगा, यह भी हमारा कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। गौर से देखिएगा, यहाँ पे अगला जो है आपका उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्या यह हमारा जो है एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। चारों कोना देख लीजिए, यह यहाँ पे O है,
यह ए ले लेते हैं, यह बी है, यह सी है। क्या चारों कोना वृत्त के परिधि पर है? गौर से देखिए, यह कोना वृत्त के परिधि पर है, यह कोना वृत्त के परिधि पर है, यह भी परिधि पर है, लेकिन यह कोना वृत्त के परिधि पर नहीं है, मतलब यह हमारा चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलेंगे? जिसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर होगा वह आपका कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। अब देखिए, चक्रीय चतुर्भुज आप समझ चुके हैं कि क्या होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड थ्योरी भी जान लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री, जैसे एंगल ए का सम्मुख कोण कौन सा होगा? एंगल सी होगा। तो इस दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। उसी तरीके से आप बताइए कि एंगल डी का सम्मुख यानी बिल्कुल इसके सामने का कोण कौन सा होगा? एंगल बी होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। अब इससे लाभ क्या मिलता है कि मान लीजिए कि इस वाले कोण का माप दे दिया 70 डिग्री, तो इस वाले कोण का माप 110 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे इस एंगल का मान दे दिया आपका, इस एंगल का माप आपका दे दिया है 80 डिग्री। ठीक है, इस एंगल का माप कितना दे दिया गया है? 80 डिग्री। तो इसका जो सम्मुख कोण होगा उसका माप कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय समझ चुके हैं, किसको बोलेंगे? वृत्त के भीतर कोई ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर होगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक थ्योरी और है चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज देख लीजिए, ABCD है हमारा। अगर चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने पर जो बहिष्ठ कोण बनेगा, जो बाह्य कोण बनेगा, इस कोण को गौर से देखिए, यह कोण कहाँ पे बना है? चतुर्भुज के बाहर बना है। यह जो कोण बना है कहाँ पे बना है? चतुर्भुज के बाहर बना है। तो इसका जो माप होगा इसके सामने के अंतः कोण के माप के बराबर होगा, बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, थ्योरी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्ठ कोण सामने के अंतः कोण के समान होता है। ठीक है, जैसे देखिएगा, गौर से देखिएगा इसको। यहां पे अगर एंगल मान लीजिए कि यह वाला एंगल आपका 60 डिग्री है। ठीक है, यह एंगल अगर 60 डिग्री है, सोचिए जरा सा, यह एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। और अगर यह एंगल 120 डिग्री है तो यह वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज के थ्योरी से। दूसरा थ्योरी गौर से देखिए, हमें एक चीज पता है कि सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यह पूरा का पूरा सीधा रेखा है, पूरा का पूरा यह तो आपका सीधा रेखा है ना, यहाँ से लेकर के यह सीधी रेखा है। अब इसके ऊपर 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो इधर 60 है, मतलब इधर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो देख लीजिए, इस कोण का माप इस कोण के माप के क्या आ गया? बराबर आ गया। तो आपको बस ध्यान रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक भुजा को अगर आगे बढ़ाया गया तो आगे बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बनेगा वह सामने के अंतः कोण के बराबर, उसके जस्ट सामने के अंतः कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 120 तो यहाँ भी कितना? 120। तो इस कोण का माप देकर के इसका माप पूछे या इसका माप देकर के इसका माप पूछे, बहुत ही आसानी से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस वाले एंगल का माप दे दिया आपका, इस वाले एंगल का माप आपका दे दिया 60 डिग्री। अब आपको बताना इस एंगल का माप क्या होगा या फिर इस एंगल का माप क्या होगा। तो यह 60 है तो यह पक्का कितना होगा? 120। यही तो होगा, सॉरी, यह 60 है तो यह भी कितना होगा? यह भी आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और यह 60 है तो यह वाला कितना होगा? 120। यह 60 तो सम्मुख कोण भी समान होगा, और सम्मुख कोण का योग कितना? 180 डिग्री। तो यह 60 है तो यह आपका 120 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए अब इस थ्योरी को देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पहली चीज कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हमारा सर्कल है, ठीक है, और यह बाहरी कोई बिंदु है, तो यहाँ से वृत्त पर हम अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखा। और इन दोनों ही स्पर्श रेखा का लंबाई आपस में बराबर होगा। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त के ऊपर हम एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और उन दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा? समान होगा। पहली चीज तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक AM और दूसरा AN। इसका मतलब कि AM बराबर क्या होगा? AM बराबर AN होगा। यह चीज तो तय हो गया। दूसरा और इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, अगर केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु, यह तो हमारा केंद्र बिंदु है, इसको O से डिनोट कर लेते हैं, केंद्र बिंदु से अगर स्पर्श को मिलाया जाए ना,
आगे भी इस थ्योरी को हम लोग को देखना है, बट यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। केंद्र बिंदु से अगर स्पर्श को मिलाएंगे तो यह आपका हमेशा 90 डिग्री पे मिलेगा, समकोण पे मिलेगा। कितना डिग्री पे मिलेगा? 90 डिग्री पे। फिर से सुनिएगा, केंद्र बिंदु से अगर स्पर्श रेखा को हम मिला दे, यह आपका केंद्र बिंदु और यह स्पर्श रेखा, इसको अगर मिला देंगे तो यह कितना डिग्री पे मिलेगा? 90 डिग्री पे मिलेगा, यानी यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा। दूसरा और इंपॉर्टेंट बात, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। अब गौर से एक चीज समझिएगा, यहां जो दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक OMA और एक ONA, इन दोनों त्रिभुज को गौर से देखिए, यह दोनों एक ही त्रिभुज है। एक ही त्रिभुज क्यों है? इन दोनों त्रिभुज को कंपेयर करिए, इस रेखा को देखिए, यह जो भुजा है वह दोनों त्रिभुज में कॉमन है। यह जो भुजा है यह ऊपर वाले त्रिभुज में भी और नीचे वाले त्रिभुज में भी कॉमन है। दूसरा चीज तो यह तो आपका कॉमन ही हो गया। अब यह वाला जो है केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या, और यह भी क्या है? केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या, तो यह भी त्रिज्या, मतलब इस दोनों का लंबाई भी बराबर। और यह स्पर्श रेखा है, इस वजह से इसका भी लंबाई बराबर। यह स्पर्श रेखा है तो इसका लंबाई और इसका लंबाई बराबर। कहने का मतलब कि यहाँ जो दो त्रिभुज बना है वह दोनों त्रिभुज क्या है? बिल्कुल एक समान है, सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। इसका मतलब कि प्रत्येक कोण का माप जो होगा इसमें आपस में क्या होगा? समान होगा। प्रत्येक कोण का माप कहने का मतलब कि जो संगत कोण होगा, सॉरी, इस कोण का माप और इस कोण का माप आपस में क्या होगा? समान होगा। उसी तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसमें भी यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। यहाँ पे आपका कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। साथ में इस वाले कोण का माप जो होगा वह आपका इस वाले कोण के माप के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है तो जो भी संगत कोण होगा वह बराबर होगा। अब इसका लाभ हम लोग को क्या मिलता है? गौर से देखिएगा, आगे फिगर नहीं है आपका, यहीं पे फिगर है। इसका लाभ हम लोग को क्या मिलता है? गौर से देखिएगा। अब हम लोग इसे जो लाभ उठाते हैं उसके ऊपर गौर से आप देखिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे किसी एक कोण का माप दे दिया, सपोज करें कि इस वाले कोण का माप दे दिया गया 30 डिग्री, तो केवल इस कोण के मदद से बाकी के सभी कोण का माप हम निकाल सकते हैं। अब सोचिए कि यह अगर 30 है, यह आपका 90 है, तो 90 और 30 कितना हो गया? 120। तो इस एंगल का माप कितना हो जाएगा? 120 और 60 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यह अगर 90 है तो बाकी का दो मिला के 90 होगा, तो यह 30 है तो यहाँ पे कितना होगा? 60। अब सोचिए कि यह 60 है तो यह भी कितना होगा? यह भी तो आपका 60 ही होगा। ठीक है, यह 60 है तो यह भी 60 ही होगा। अब इस पूरे कोण का माप कितना हो जाएगा? पूरे कोण का माप 120। कहने का मतलब कि इन तीनों में से किसी एक कोण का माप दे करके बाकी कोई भी माप कोण का माप पूछे, बड़े आराम से हम बता सकते हैं। साथ में कई बार फिगर को क्या करता है कि इस तरीके से भी कर देता है। अब बताइए कि इस वाले कोण का माप क्या होगा? गौर से देखिए, इस कोण का माप क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, यह जो चाप MN है इसके द्वारा एक कोण आपका कहाँ पे बना है? केंद्र बिंदु पे। और इसी चाप के द्वारा एक कोण परिधि पे बना है। तो केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना। तो यहाँ 120 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देख लीजिए, यह 60 तो यह आपका 120। केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरह परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो किसी एक कोण का, इसमें से किसी एक कोण का माप देकर के बाकी दूसरा कोई कोण का माप पूछेगा, बड़े आराम से आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक थ्योरी और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एक डाटा और लेकर के इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे कोई कोण आपका बन रहा है। यहाँ पे जो कोण बना है वह है आपका 80। ठीक है, यहाँ पे कितना बना है आपका? 80 डिग्री का कोण। अच्छा, यहाँ अगर 80 डिग्री का कोण बना है, सोचिए तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? यह पूरा का पूरा, यह पूरा का पूरा 160 डिग्री हो जाएगा। यहाँ अगर 80 डिग्री तो यह 160 डिग्री, क्योंकि इसी चाप के द्वारा एक कोण आपका बना है केंद्र बिंदु पर और इसी चाप के द्वारा एक कोण बना है परिधि पर। तो केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना, 160। अब सोचिए कि यहाँ पे अगर 160 है पूरा, तो यह आधा कितना होगा? 80 ही तो होगा। और अगर यह आधा 80 है, यह 90 है, तो 90 और 80 कितना? 170। तो यह वाला एंगल कितना होगा? 10 डिग्री हो जाएगा। यह भी एंगल 10 डिग्री होगा। ठीक है, यह वाला एंगल फिक्स आपका 90 डिग्री है। तो यह फिगर भी जो है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर एक जगह डाटा रख करके, हर एक जगह एंगल का मान रख करके बाकी सभी एंगल का माप निकाल के देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप निकाल पाइएगा। ओके, तो अभी तक जो थ्योरी हम लोग कर रहे थे सब आपका एंगल पे आधारित था। अब डाटा पे आधारित हम लोग थ्योरी करेंगे। देखिएगा, नंबर 8 थ्योरी क्या है? बोला है केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पे हमारा क्या है? AB जीवा है, यह वृत्त है, और AB क्या है? जीवा है। और केंद्र बिंदु से जीवा पे लंब डाला गया है। केंद्र बिंदु से जीवा को मिलाइएगा, लंब हो ही जाएगा।
लंब डाला गया मतलब कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अब जैसे ही लंब डालिएगा तो जीवा दो बराबर भाग में बट गया, यानी कि ए एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। ए एन बराबर यहाँ पे अगर एन नहीं इसको एम है, ठीक है, इसको क्या माने हैं, एम माने हैं, तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बराबर एम बी हो जाएगा। केंद्र बिंदु से अगर जीवा पे लंब डालेंगे, जीवा दो बराबर भाग में बंट जाएगा, मतलब दोनों का माप आपस में क्या होगा, समान होगा। अब इससे देखिए लाभ क्या मिलता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इससे इसको मिला दे, गौर से देखिएगा, इससे इसको मिला देंगे तो यह क्या होगा, यह आपका त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या क्यों होगा, क्योंकि केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या। अब गौर से देखिए इस त्रिभुज को, यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज को गौर से देखिए, क्या यह आपका एक समकोण त्रिभुज है, हाँ सर समकोण त्रिभुज है, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री। अगर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे 90, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कि यह हो गया हमारा कर्ण। समकोण त्रिभुज के अनुसार जो आपका त्रिज्या होगा वह क्या होगा, वह आपका कर्ण हो जाएगा। तो अगर त्रिज्या निकालना होगा मतलब कि हमें कर्ण निकालना है। और यह क्या होगा, केंद्र बिंदु से जीवा की दूरी जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह आपका इस समकोण त्रिभुज के आधार से, आधार के हिसाब से आपका लंब हो जाएगा। और साथ में जो जीवा का आधा है यह क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के अनुसार यह आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। यह आपका क्या होगा, यह आपका आधार होगा। जीवा का आधा क्या होगा, आधार। तो यह आपका कर्ण हो गया, यह लंब हो गया, यह आधार हो गया। कोई दो दे करके अगर तीसरा पूछे तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर अच्छी तरह से आपको पता है, तो पाइथागोरस लगा देंगे। मान लीजिए त्रिज्या पूछ दिया, इसका मतलब कर्ण पूछ दिया, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर जीवा की लंबाई पूछ दिया, जीवा की लंबाई, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जीवा के आधे की लंबाई निकालेंगे, यह क्या होगा, आधार। तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस करेंगे तो आधार निकलेगा, और जो आधार होगा वह जीवा के आधे का माप होगा, पूरा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको दोगुना कर देंगे। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए एम है, ठीक है, जीवा की लंबाई पूरा 8 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और केंद्र बिंदु से इस जीवा की दूरी जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर का है। इससे यहाँ पे लंब ही होगा, तो आपको बताना है त्रिज्या कितना होगा। तो देखिए लंब 3, आधार 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5। ट्रिपलेट लगाएंगे तो 5 ही तो आएगा, कर्ण आपका 5 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में आपका त्रिज्या ही दे दिया है कि भाई त्रिज्या आपका जो है, त्रिज्या जो है आपका वह कितना है, त्रिज्या आपका दे दिया 5, और साथ में यह जो है केंद्र बिंदु से इस जीवा की दूरी आपका दे दिया 4। अब आपसे पूछा है कि इस जीवा की लंबाई बताइए, तो कर्ण में से, कर्ण का स्क्वायर 25 में से लंब का स्क्वायर माइनस करिए, 25 में से 16 माइनस करेंगे कितना होगा, 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 हो गया यहाँ से यहाँ तक का माप। तो पूरा जीवा का लंबाई 3 का दोगुना यानी कि 6 हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यह आपका थ्योरी है, इसका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे भी आगे। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए नंबर 9, बोला है केंद्र बिंदु से स्पर्श को मिलाने वाली रेखा समकोण पे मिलती है। अब से पीछे भी देखे हैं इस चीज को, केंद्र बिंदु से स्पर्श को मिलाने वाली रेखा, जैसे देख लीजिए ये आपका केंद्र बिंदु हो गया, अच्छा वृत्त के बाहर बिंदु ए है, यहां से इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है, ए भी क्या है, स्पर्श रेखा खींचा गया। तो केंद्र बिंदु के द्वारा स्पर्श को मिलाने वाली जो रेखा है वह समकोण पे मिलता है। तो समकोण पे मिलने का कारण यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ 90 डिग्री है, तो यह जो त्रिभुज है आपका, गौर से देखिए, यह त्रिभुज कैसा हो जाएगा, यह आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज होगा, अच्छा समकोण त्रिभुज होगा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि यह क्या होगा, यह आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है, यह आपका कर्ण हो जाएगा। केंद्र बिंदु से परिधि को मिला दिए हैं, यह आपका क्या होगा, यह आपका लंब हो जाएगा, इसको हम लोग लंब मान लेते हैं। और यह क्या हो जाएगा, यह आपका आधार हो जाएगा। अब फिर से वही रिलेशन हो गया, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण। तो कोई दो दे करके तीसरा आपसे पूछेगा, बहुत ही आसानी से हम लोग बता सकते हैं। यहाँ 90 डिग्री का कोण, तो यह कर्ण हो जाएगा। यह जो दूरी होगा केंद्र बिंदु से जहां से स्पर्श रेखा खींचा गया उसकी दूरी यानी आपसे कर्ण पूछा गया है, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी आपसे आधार पूछा गया है, और यह त्रिज्या है, देख लीजिए केंद्र बिंदु से परिधि, यह क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या यानी कि क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। पाइथागोरस लगा के बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि यह आपका दे दिया, यह आपका दे दिया, इसका माप आपका दे दिया है 10 मीटर, ठीक है, इसका माप कितना है 10 मीटर, तो यह तो आपका कर्ण है। और त्रिज्या आपका दे दिया यहाँ पे 6, तो इसका माप, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछेगा कितना हो जाएगा 8, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, कर्ण का स्क्वायर 100,
लंब का स्क्वायर 36, 100 में से 36 माइनस करेंगे कितना होगा 64, 64 का वर्गमूल 8। तो एग्जैक्टली जो रिलेशन है उसको आप समझिए, लंब यह कर्ण हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। अब तीनों में यही रिलेशन है। अगर त्रिज्या पूछा जाए यानी लंब पूछा गया, केंद्र बिंदु से ना, केंद्र बिंदु से जहां से स्पर्श रेखा खींचा गया उसकी दूरी पूछा गया है, इसका मतलब आपसे कर्ण पूछा गया है। और स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा जाए इसका मतलब आपसे आधार पूछा गया है। ठीक है, अगला चलिए, अगला जो 3 थ्योरी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 10, नंबर 11 और नंबर 12 यहाँ पे बराबर है। नंबर 10 थ्योरी देखिए, इसके बाद हम लोग नंबर 11 देखेंगे और फिर नंबर 12। यह तीनों का तीनों थ्योरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 10 क्या है देखिए, यहाँ पे वृत्त की 2 जीवा है, एक जीवा देख लीजिए ए बी है, एक जीवा क्या है आपका ए बी है, और दूसरा जीवा जो है आपका वो आपका सी डी है। तो जब वृत्त की 2 जीवा एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद करे, अंतः प्रतिच्छेद किस बिंदु पर किया है, ई पर किया है, अगर अंतः प्रतिच्छेद करे उस केस में क्या होता है कि एक जीवा के दोनों भाग के लंबाई का गुणनफल दूसरा जीवा के दोनों भाग के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे पहला जीवा ए बी लीजिए, तो इसका पहला भाग कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के ई तक, तो ए ई, गुना दूसरा भाग बी से लेकर कहाँ तक, ई तक, बी ई। तो एक जीवा के दोनों भाग का गुणनफल दूसरा जीवा के दोनों भाग के गुणनफल के बराबर यानी सी ई गुना डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, एक जीवा के दोनों भाग का गुणनफल दूसरा जीवा के दोनों भाग के गुणनफल के बराबर होगा। क्या, यह जीवा 2 भाग में बटेगा, एक भाग बड़ा एक भाग छोटा हो सकता है, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ेंगे, बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। ठीक है, हम याद रखने के लिए हम इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका, कब, जब वृत्त की 2 जीवा एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद करे। अब इससे लाभ क्या मिलता है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि इसका माप दे दिया 7, ठीक है, इसका माप पूछ देगा आपसे कितना होगा, इसका माप दे दिया आपका 14 और इसका माप आपका दे दिया 3। अब पूछेगा आपसे कि इसका माप क्या होगा, तो हम डाल देंगे ए का वैल्यू कितना है 7 गुना बी का वैल्यू हमें निकालना है, इसको x माने है, सी का मान कितना है 14 गुने डी का मान कितना है 3 है। बस इस फॉर्मूला के ऊपर लेकर के आएंगे, 7 दूना 14, 2 तिया 6, x का वैल्यू 6 हो गया, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चारों में से 3 टुकड़े का लंबाई देगा और किसी एक टुकड़े का लंबाई आपसे पूछेगा। इस थ्योरम की मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से उसका माप निकाल सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है। अभी क्या था, दोनों जीवा एक दूसरे को भीतर में प्रतिच्छेद किया था। इस बार देखिए वृत्त की 2 जीवा है, एक जीवा ए बी और दूसरा जीवा सी डी, यह एक दूसरे को बाह्य प्रतिच्छेद किया है, यानी कहाँ जाके मिला है, बाहर जाके मिला है, वृत्त के बाहर जाके मिला है। तो यहाँ भी बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका होगा। तो बड़का किसको बोलेंगे, तो एक जीवा, पहली जीवा का जो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग होगा वह बड़का, तो ए से लेकर के ई तक यानी ए ई, गुना छोटका में अंदर वाला नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, अंदर वाला नहीं लेना है, बाहर वाला लेना है, ए ई गुना क्या लेंगे, बी ई, यानी एक जीवा का बड़का कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के पूरा ई तक, तो ए ई गुना छोटका, छोटका में कौन लेना है, बाहर वाला लेना है, तो बी ई बराबर सेम चीज अगला का सी गुना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर से देख लीजिए ना, यहाँ पे बराबर है। देखिए पहला जीवा का बड़का क्या होगा, ए से लेकर के कहाँ तक, ई तक, तो हम इसको लिखेंगे ए ई गुना आगे क्या लिखेंगे, बी ई, इसको नहीं लेना है, अंदर वाले को नहीं लेना है, हमेशा बाहर वाला लेना है, कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से इसको हम काट दिए। तो ए ई गुना क्या हो जाएगा, बी ई, एक जीवा के दोनों पार्ट को गुना कर दिए, उसी तरीके से दूसरे जीवा के दोनों पार्ट को गुना करिए, तो सी से लेकर के कहाँ तक, ई तक, गुना बाहर वाला क्या हो जाएगा, डी ई। अब इसमें भी क्या होगा, इन चारों में से किसी 3 का लंबाई देकर के चौथा का लंबाई आपसे पूछा जाएगा। इस फॉर्मूला को भी कैसे याद रखिएगा आप, बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। जब वृत्त की 2 जीवा एक दूसरे को बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करे उस केस में बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। बड़का में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, छोटका में बाहर वाला, जो काम आप पहले जीवा के साथ किए वही काम आप दूसरे जीवा के साथ करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे केस में क्या है आपका, यहां पे क्या हुआ है कि एक तो आपका जीवा है ए बी और इसके साथ एक क्या है, एक आपका स्पर्श रेखा है। तो अगर एक जीवा और एक स्पर्श रेखा बाह्य रूप से मिले उस केस में इस जीवा के लिए तो वही चीज, बड़का यानी ए से लेकर के ई तक गुना छोटका यानी बाहर वाला बी ई बराबर इसका भी बड़का गुने छोटका, तो डी ई गुना डी ई, यहाँ तो बड़का छोटका दोनों डी है, तो डी गुना डी यानी कि डी का स्क्वायर। तो यहाँ भी बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका लागू हो गया। बट ध्यान रखिएगा कि इस वाला में बड़का छोटका दोनों यही है, तो इसी को 2 बार गुना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर एक जीवा और एक स्पर्श रेखा बाह्य रूप से मिले वहां भी वही केस, बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। याद रखिएगा इसमें भी क्या होगा,
3 है डाटा आपका, कोई 2 डाटा का माप दे करके तीसरे डाटा का माप आपसे पूछा जाएगा। इस थ्योरी को अगर आप ध्यान रखते हैं, तीनों थ्योरी को, तो आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला देखिए थ्योरी नंबर 13 और नंबर 14। नंबर 13 देख लीजिए। नंबर 13 में क्या है कि अगर वृत्त की कोई दो जीवा, है ना, नंबर 13 में ही दोनों है, देखिएगा जीवाओं के बीच की दूरी आपसे पूछा जाता है। कोई दो जीवा दे देगा, उसके बीच की दूरी पूछेगा। तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि वह दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में है कि एक ही तरफ है। क्वेश्चन में स्पष्ट जरूर करेगा। अगर दोनों जीवा, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी दो जीवा है जो केंद्र के विपरीत दिशा में है, एक केंद्र के ऊपर है, दूसरा केंद्र के नीचे है, और तब आपसे इन जीवाओं के बीच की दूरी पूछे, जैसे यह आपका अगर m है तो यह क्या होगा n, इनके बीच की दूरी पूछे, तो हम क्या करेंगे, दोनों जीवाओं को जोड़ करके और 2 से भाग करेंगे। यह हमारा ट्रिक है, ठीक है। दो जीवाओं के बीच की दूरी जब भी आपको निकालना होगा तो आप क्या देखें कि वह दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में है कि केंद्र की एक ही तरफ है। अगर केंद्र के विपरीत दिशा में होगा तो निश्चित रूप से उनके बीच का दूरी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों जीवाओं को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए एक जीवा ए बी है 8 सेंटीमीटर और यह सी डी है, यह है आपका 6 सेंटीमीटर, तो दोनों 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबी दो जीवा है। इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लेंगे। 8 और 6, 8 + 6/2 14/2 यानी कितना हो जाएगा 7। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ, यहाँ पे केंद्र है और यह क्या है, दोनों केंद्र के एक ही तरफ है, दोनों केंद्र के नीचे है, उस केस में दोनों जीवाओं के बीच का जो दूरी होगा वह होगा दोनों के अंतर का आधा। दोनों में से जो बड़ा जीवा होगा उसमें से छोटे जीवा को घटा करके 2 से हम लोग करेंगे भाग। यह आपका ट्रिक है जीवाओं के बीच की दूरी निकालने का। तो जब भी क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो आप क्या देखोगे, आप यह देखोगे कि वह दोनों जीवा वृत्त के एक ही तरफ है कि विपरीत दिशा में है। अगर विपरीत दिशा में है इसका मतलब उसके बीच का दूरी ज़्यादा होगा, तो दोनों जीवाओं को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। और अगर एक ही तरफ है यानी उन जीवाओं के बीच की दूरी कम होगा, फिर हम क्या करेंगे, दोनों को घटा करके हम 2 से भाग करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और आप समझिएगा, यहाँ पे भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे हमारा केंद्र बिंदु है तो केंद्र बिंदु से परिधि इस तरीके से मिला देंगे, तो देखिए यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका कर्ण, जो त्रिज्या होगा कर्ण हो जाएगा। यहाँ से केंद्र बिंदु से इस जीवा की दूरी जो होगा लंब होगा और यह आधार हो जाएगा। तो इसके मदद से हम लोग इसका माप निकालेंगे और फिर इस त्रिभुज में आ जाइए। इसके मदद से जो दूसरा जीवा का लंबाई देगा, त्रिज्या तो वृत्त का सेम ही होगा, दूसरे त्रिभुज से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है कई बार कि मान लेते हैं कि इन दोनों जीवा में से एक जीवा का लंबाई दे दिया 8, दूसरा जीवा का लंबाई पूछ दिया आपसे x और इनके बीच का दूरी दे दिया। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होता है, दोनों के योगफल का आधा होता है, जबकि दे रखा है कितना 7। बस इसी थ्योरम पर 8 + x का वैल्यू 7 दूना 14, 8 इधर आके 14 में से घटेगा, x का वैल्यू कितना हो गया 6, मतलब दूसरा जीवा का लंबाई भी हम लोग इसी थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा और इम्पोर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए एक जीवा का लंबाई 8, दूसरा का लंबाई 6 दे रखा है और इससे अगर त्रिज्या निकालना हो, तो त्रिज्या निकालने के लिए देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, √ पहले जीवा के आधे का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस दूसरे जीवा के आधे का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो यह आपका ट्रिक है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालने का, या फिर त्रिज्या निकालने का, या फिर जीवाओं के बीच की दूरी दे और किसी एक जीवा की लंबाई दे तो दूसरे जीवा की लंबाई निकालने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। गौर से देखिएगा, इसकी लंबाई निकालने के लिए आपको बोला जा सकता है या तो सीधा वाला का या फिर तिरछा वाला का। इन दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। गौर से देखिए, यह हमारा देख लीजिए 2 वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल R से डिनोट किए हैं और छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल r से डिनोट किए हैं, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को हम डिनोट किए किससे, d से। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को हम d से डिनोट किए, ठीक है। किससे डिनोट किए, d से डिनोट किए हैं। तो अगर दोनों वृत्त की त्रिज्या दे दे, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, इनके केंद्रों के बीच की दूरी दे दे
और आपसे पूछा जाए कि सीधी, ध्यान रखिएगा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पे एम एन सीधा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इसका लंबाई होगा √d का स्क्वायर, यानी दोनों के बीच का जो दूरी होगा उसका स्क्वायर, माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, यानी दोनों के त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे त्रिज्या 8 है, यहाँ पे 6 है, तो 8 और 6 में अंतर कितना का, 2 का, तो 2 का स्क्वायर, और d का वैल्यू जो भी है हम उसका स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमें दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकल जाएगा, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, डी स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछा जाए, तिरछी, इसको कभी कभी अनुप्रस्थ भी बोला जाता है, तिरछी को कभी कभी क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ। तो तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई अगर आपसे पूछे तो डी स्क्वायर माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ करके उसका स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है। सीधा वाला पूछेगा तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डी स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटाएंगे, लेकिन तिरछा वाला निकालना होगा तो बड़े वृत्त की त्रिज्या में छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम लोग जोड़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे, देखिए जोड़ के अगर इसमें से घटाते, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू कम आएगा, और अगर इन दोनों को घटा करके घटाते हैं और घटाने के बाद इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगा, ऑलरेडी घटा लिए और फिर घटा देंगे दोनों को तो वैल्यू छोटा आएगा, और इसमें से छोटा वैल्यू घटाएंगे यानी पूरे का मान बड़ा आएगा, ठीक है, पूरे का मान क्या आ जाएगा आपका, बड़ा आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को जोड़ करके जब हम इसमें से घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ करके जब हम इसमें से घटाएंगे यानी बड़ा वैल्यू आएगा, बड़ा वैल्यू इसमें से घटाएंगे तो मान क्या आएगा, छोटा आएगा। तो तिरछा वाला में ना, जब हम लोग तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह छोटा हो जाता है तुलनात्मक रूप से सीधा वाला में। तो सीधा वाला में हम लोग क्या करते हैं, घटम है ना, R माइनस R करते हैं, और तिरछा वाला में R प्लस R कर लेते हैं। ओके, चलिए। अच्छा, कभी कभी इसका लंबाई ही दे देगा तो इसके जगह इसका लंबाई डाल देंगे, अगर इसके बीच की दूरी पूछा है तो इसको हम लोग d रहने देंगे, बाकी रूट इस हटाएंगे तो इधर आपका स्क्वायर होगा। मतलब फॉर्मूला आपका यही रहेगा, इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई दे करके, और अगर केंद्रों के बीच की दूरी पूछा तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। और आखिरी है एकांतर वृत्तखंड का कौन समान होता है। एकांतर वृत्तखंड किसको बोलते हैं, देखिए अंदर में त्रिभुज बना हुआ है और इस तरह से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो देखिए यह वाला जो आपका यहाँ पे एंगल बनेगा, यह इस जस्ट सामने इस एंगल के बराबर होगा, यही कहलाता है एकांतर वृत्तखंड का कोण। यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से स्पर्श रेखा इधर भी है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वह इस कोण के बराबर होगा, यही आपका कहलाता है एकांतर वृत्तखंड का कोण। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एकांतर वृत्तखंड का जो कोण होता है वह आपस में समान होता है। तो यह था आपका आखिरी थ्योरी। एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। देखिए एकांतर वृत्तखंड का कोण क्या होता है, आपस में समान होता है। तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला √d स्क्वायर माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई निकालने का फॉर्मूला d स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। आगे चलिए, जीवाओं के बीच की दूरी, अगर दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, एक ही तरफ है तो घटा करके 2 से भाग। यहाँ पे देख लीजिए, अगर एक वृत्त और एक स्पर्श रेखा एक दूसरे से बाह्य रूप से मिले तो बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। अगर 2 जीवा एक दूसरे से बाह्य रूप से मिले तो बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। बड़का में पूरा, छोटका में बाहर वाला लेना है। अगर 2 जीवा एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद करे तो भी बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, केंद्र बिंदु से स्पर्श को मिलाने वाली रेखा समकोण पर मिलता है। समकोण पर मिलने की वजह से त्रिज्या जो होगा वो आपका लंब हो जाएगा, और यह जो होगा यह कर्ण होगा, यह आधार होगा। लंब आधार कर्ण तीनों में रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। उसके बाद कोई 2 दे करके तीसरा आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में आसानी से बता सकते हैं। केंद्र बिंदु से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखे हैं कि यहाँ एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इसको भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझे हैं। यह आपका है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण सामने के अंतः कोण के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर चारों कोना वृत्त के परिधि पर होगा तभी वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, और व्यास के द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण आपका समकोण होता है। इसके अलावा देख लीजिए, एक ही तरफ वृत्त में जो भी एक ही तरफ वृत्त पर परिधि पर बनने वाले सभी कोण का माप आपस में क्या होगा, आपस में आपका समान होगा।
और किसी भी चाप के द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आखिरी थ्योरी। इसके अलावा आपने देखा था उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का संख्या 4 होगा। अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या 3 होगा। अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या 2 होगा। और अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या कितना होगा? 1 होगा। इसके अलावा आपने समझा स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे, वृत्तखंड किसको बोलते हैं, तिरछखंड किसको बोलते हैं, है ना, जीवा किसको बोलेंगे हम लोग, इन सारी चीज़ों को हम लोग, परिधि किसको बोलेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में समझा। और इन्हीं थ्योरी के बेसिस पर आगे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, और आप चाहे तो जा करके जहाँ भी क्वेश्चंस मिले उन क्वेश्चंस पे इन फॉर्मूला की मदद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।